दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। यूएस फेडरल रिजर्व कर्व के पीछे है और फिलहाल हम लोग मार्च का इंतज़ार करेंगे इंटरेस्ट रेट हाइक्स के लिए। यहाँ पर सिर्फ डराने की चेष्टा की गई पावेल साहब द्वारा कि भाई आप लोग सुधर जाएं। और सुधार जैसा कि आपने बताया पिछले 15 दिन से चल ही रहा है, लेकिन हम सब लोग आंकड़ों से जुड़े हुए हैं और आपने चर्चा करी कि फरवरी के आखिर में मार्च के शुरू में खरीदारी की राय रखें। कोई लेवल आप समझते हैं कि ये जो बिकवाली दिख रही है विदेशी मित्रों द्वारा, ये गहराएगी और निफ्टी कहां तक करेक्ट कर सकता है? शैल जी, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ आपकी इससे राय से कि जो 15 दिन में जो करेक्शन हमने देखा, जो एक्सेसेस जिसको कहते हैं, कि जो अत हो गई थी मार्केट में लिक्विडिटी को लेके, ये हर एक छोटी बड़ी चीज सब चल रही थी, वो सारी अब आपको रैशनलाइज होती हुई दिख रही है। और उस लिहाज से ये जो निफ्टी में करेक्शन आएगा, ये 16,500 तक की लेवल की गुंजाइश है। मैं इतना इस तकनीकी लेवलों पे बहुत एक्सपर्ट होने पे मैं फंडामेंटली जो वेव देख रहा हूं उसके हिसाब से है। पर मैं ये भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 16,500 को वो टेस्ट फिर से करती भी है अगर हमारी मार्केट, क्योंकि बड़ी चीजों में बिकवाली ज्यादा आ रही है। छोटी तो चीजें बिक चुकी हैं और छोटी इतनी जल्दी बिक नहीं रही क्योंकि हमारे यहाँ रिटेल निवेशक उसको पकड़ के रखे हुए हैं। लेकिन जो बड़ी चीजों में सेलिंग आई है, जो इंडेक्स हेवी वेट्स में सेलिंग आई, खास करके आप देखिए आईटी में जिस टाइप की सेलिंग आई है, गजब की है। ये तो सोचा ही नहीं था कि टीसीएस और इन्फोसिस को भी इतनी मार पड़ेगी। तो इस टाइप की कंपनीज में जो सेलिंग आई है उसकी वजह से आपको निफ्टी पे असर उसका थोड़ा सा गहरा हुआ दिखता है। अब ये 16,500 से जब एक बार टेस्ट फिर से करता है इसको अगर मार्केट हमारा, तो जो बाउंस बैक है वो भी बहुत शार्प आएगा। और अगर बजट में सब कुछ ठीक ठाक आया, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा कोई है नहीं कि ये होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए, अगर ठीक ठाक आया अर्थव्यवस्था के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन ठीक जैसे सरकार का रहा है उसको मजबूत और दृढ़ बनाते हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज, आप फिर से ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं। तो 18,300 का जो हाई है वो भी देखने मिल सकता है। लेकिन ये सब चीजें 16,500 और 18,300 का दायरा बहुत बड़ा है शैल जी, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का है। लेकिन ये 2 महीनों में तय हो सकता है। तो वॉलिटिलिटी इस प्रकार की रहेगी, तो आप जूझने की कोशिश ना करें, अपने ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाइए और प्ले अलोंग विद द ट्रेंड आफ्टर इट इज इमर्जिंग, नॉट बिफोर इट इज इमर्जिंग। यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नीचे जाएगा और मार्केट ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है, कोई इसमें कोई खराबी है नहीं। फंडामेंटली हमारी कंपनी बहुत मजबूत विकेट पे है और अच्छा खासा उसमें जो स्कोर है वो आ सकता है। ओके, प्रकाश जी, इस अर्निंग सीजन में अब तक, बजट पे हम आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज एक्सिस बैंक के नंबर्स थे, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स थे, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स थे। और आप समझ लीजिएगा कि इन्होंने जो क्रेडिट ग्रोथ ऑब्टेन की इस क्वार्टर में वो सब्सटेंशियल थे, विद द स्मार्ट रिकवरी एनपीएस एंड क्रॉस एनपीएस। आप बैंक्स में इस वक्त बाय कहां पर है? किन किन बैंक को आप बाय कर रहे हैं इस वक्त? वीरू, सही नस पकड़ी आपने। अगर ट्रेडर हो तो बैंक निफ्टी में मुझे बहुत गुंजाइश दिख रही, क्योंकि ये जो बैंकों के जो नतीजे आए, खास करके जिस दिन आईसीआईसीआई के नतीजे आए और उसके बाद जो मार्केट ने पिटाई का मूड बनाया हुआ था, अभी तो उसको डिस्काउंट ही नहीं किया हमने पॉजिटिव साइड पे। एक्सेस में नो डाउट थोड़ा सा हमने फ्राइडे के ट्यूसडे के सेशन में थोड़ा सा एक देखा, एक एक्साइटमेंट बनती हुई। लेकिन ये दोनों कंपनीज के नतीजे बड़े सिंबॉलिक हैं। ये क्यों है सिंबॉलिक? आपको ख्याल हो तो 2020 मार्च के जब नंबर्स आए थे, मार्च के बाद जो जून के नंबर आए थे टीसीएस के, 2020 जून के नंबर्स की बात कर रहा हूं, 2021 के नहीं, तब उनकी मैनेजमेंट ने आपको ये इंडिकेशन दिया था कि ये सेक्युलर ट्रेंड जो है, ये लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड, यानी कि लंबा चलने वाला एक बहुत क्लियर प्रवाह शुरू हुआ है और ये आप रोक नहीं पाएंगे। तो 8-10 साल चलती है ये सब चीजें। और उसके बाद आप देखिए जो री रेटिंग आईटी कंपनीज की हुई, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पूरी तरह से हमारे अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र के लिए ये दर्शा रहे हैं, विच मीन्स कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स विल ग्रो at much faster than what we are anticipating, including SBI. अब SBI को हम गिनते नहीं हो कि वो PSU है, जायंट है, बट SBI ने भी जो तरक्की की है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग एनपीएस, क्रेडिट ग्रोथ लाने के लिए,
ये सभी चीज आपको एक बहुत बड़े पैमाने पे री रेट होती हुई दिखेगी। तो मुझे तो लगता है ये दो नंबर्स को हमने बहुत आसानी से इग्नोर कर दिया, क्योंकि न्यूज फ्लो ऑयल और यूक्रेन और यूएस फेड रेट और ये सब की वजह से ज्यादा गिरा हुआ रहा। बट बैंक्स की री रेटिंग ये दोनों नंबर्स इंडिकेट करते हैं, और इसके बाद सेकंड राउंड में आपको छोटे बैंक्स भी चलना शुरू होते हुए दिखेंगे, जैसे फेडरल बैंक हो गया, इंडसइंड हो गया। बट उनके अपने कारण हैं जिसकी वजह से वो चले ना चले। बट कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स, खास करके प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की जो है, उसकी री रेटिंग बहुत बड़े पैमाने पे आज से शुरू होनी, इसके रिजल्ट्स के बाद शुरू होनी वो है, जायज है, और ये अच्छी खासी रिटर्न दे पाएगी। जी दीवान साहब, एक और चिंता का विषय, और आपसे बेहतर कौन इंसान जो इस पर टिप्पणी करे, यह है तेल। हम लोग 90 के बिल्कुल पढ़ा पर खड़े हैं, और जिस हिसाब से फ्यूचर्स में पोजीशनिंग है, शायद 3 डिजिट में क्रूड ऑयल जाता हुआ दिखे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खासकर इस मौके पर जब ग्लोबली हम लोग तरलता के नलके पर एक रोक लगते हुए देख रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। तेल को कैसे खेलिएगा भारतीय बाजारों में? चलिए देखिए, सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपकी अभी एसेट एलोकेशन को लेके हमेशा रहती है। तो अब एसेट एलोकेशन में कुछ तब्दीली करने का समय आ गया है। कमोडिटीज और खास करके तेल के उछाल को अगर आपको खेलना है, तो एक सबसे बड़ा इसमें इन्फ्लेशनरी हेज डालना पड़ेगा। अपने पोर्टफोलियो को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा कि महंगाई की वजह से तेल बढ़ता है तो महंगाई उसको शुरू हो जाती है, और महंगाई को काबू रखने का कोई कारण हमारे पास इतना टूल्स है नहीं, लेकिन उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। तो पहली चीज है गोल्ड में एसेट। मुझे गोल्ड बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि बहुत अनप्रोडक्टिव एसेट है। उससे कोई प्रोडक्शन कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आज गोल्ड को एज एन एसेट क्लास अगर आप देखें, तो जिस लेवल पे यहाँ से मुझे लगता है एक साल में ये 20-25% आपको एक तो अपसाइड दे सकता है, तो एक बहुत बड़ी हेज बन जाती है। दूसरा, तेल जब बढ़ता है तो आपके पास जिस टाइप की कंपनी तेल से फायदा लेती है वो आप देखिए, और बजट में कहीं ना कहीं सरकार का जो रिन्यूएबल्स पे फोकस रहेगा वो गजब का रहेगा। तो थोड़े सालों बाद आप देखेंगे कि तेल की महत्ता कम होती दिखेगी, और रिन्यूएबल्स में आपको हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रिक स्टोरेज, ये सब बैटरी, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज, ये सब टेक्नोलॉजीज पे फोकस ज्यादा मिलेगा। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिगुल जो है वो बच चुका है। अब आपको उस पे लाइन पे रहना है, कतार में खड़े रहना है कि जैसे जैसे कंपनीज आती हैं और अपने आप को प्रूव करती हैं, सक्षम रहती हैं, तो उसमें अभी तो गोल्ड में आपका एलोकेशन बढ़ाना है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। आई थिंक सबसे बड़ा काम ये रहेगा, बढ़िया। और सेकेंडली, कोल इंडिया जैसी जो आपके पास कंपनीज हैं, या आईओसी जैसी कंपनीज है, या रिलायंस जैसी कंपनीज है, इनको अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली थोड़ी सी जगह ज्यादा दीजिए, थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। हम लोग नॉर्मली इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं इसमें पीएसयू एलिमेंट आ जाता है या चलती नहीं है, ये कंप्लेन आती है। बट मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको एनर्जी स्टॉक्स काफी अच्छा यहाँ से डिलीवर करते हुए दिख सकते हैं।